तो बेटा ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। द रीसेंट स्पेट स्पार्ट of judicial activities has created a problem of operation in parliamentary democracy in India। न्यायिक गतिविधियां मतलब न्यायिक सक्रियता का क्वेश्चन है बेसिकली। न्यायिक सक्रियता की हालिया बाढ़ ने भारत के संसदीय लोकतंत्र के संचालन के लिए समस्याएं पैदा की हैं। तो भाई कैसे ये जो भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है या पार्लियामेंट है या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर जुडिशरी है, इसका बैलेंस इसने कैसे बिगाड़ दिया है, इसके बारे में हमको लिखना है। यानी जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवर रीच, कि कहां वो अपनी मर्यादाओं को समाप्त कर देते हैं। हाल के उदाहरणों में यहां पर क्या देना है, हाल के उदाहरणों से समझाना है विद रीसेंट एग्जाम्पल्स। तो भारत में न्यायिक सक्रियता में हालिया वृद्धि वास्तविक में संसदीय कामकाज को एक और जटिल और कभी कभी समस्या उत्पन्न की है। न्यायिक सक्रियता सामाजिक परिवर्तन और जवाबदेही में जहां एक और सकारात्मक शक्ति दी है, यानी अच्छी चीज है न्यायिक सक्रियता, आपको पता ही है। बंधुआ मजदूरी, बच्चों के राइट, महिलाओं के राइट्स, एड्स पीड़ित के पॉल्यूशन, राइट, गरीबी के राइट्स, एनवायरमेंट के पॉल्यूशन, राइट, सोशल जस्टिस के राइट, ह्यूमन राइट्स, प्रिजनर्स के राइट्स, ये सब बाढ़ पीड़ितों के राइट्स कहाँ मिल रहे थे, माइनॉरिटी के राइट्स, इसने आकर ये राइट्स दिलवाए हैं। लेकिन ये इस पर आरोप लगता है न्यायिक अतिरेक का, जरूरत से ज्यादा हर चीज में टांग अड़ाना, जिसको शक्तियों के प्रतिकरण और न्यायिक निर्णयों की लोकतांत्रिक वैधता, कि भाई जो डिसीजन संसद ले रही है उसको आप ले रहे हो बगैर एक्सपर्टीज, यह उचित नहीं है। तो इन रिसेंट इंक्रीज इन जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया indeed created a complex, sometimes problematic dynamic with the functioning of parliamentary democracy. While judicial activism can be a positive force of social change and accountability, its proactive nature has often led to the accusation of judicial overreach, raising concerns about separation of power and the democratic legitimacy of judicial decision। क्या प्रॉब्लम आती है इसमें? प्रॉब्लम है अंडरमाइंग द पार्लियामेंट सोवरेनिटी। जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए था वो आप कर रहे हो। अ की इशू इज द परसीव्ड इंक्रोचमेंट ऑन द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर। इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव आर इंट्रस्ट with the power to make laws, when the judiciary through the judgments or directives began the legislature or the issue of specific instruction, it can be seen as bypassing a democratic process. This can lead to the feeling that the will of the people is expressed through their elected representative। तो भाई पार्लियामेंट चुनी गई है, जनता जो मुद्दों पर वोट दिया है सरकार को, उसमें क्या करना जरूरी है, उस पर जनता को काम करना क्या है, जनता को काम करना जरूरी है। और जब काम करना जरूरी है तो आप उसके कामों को रोक लगा रहे हो, तो ये सही नहीं है, यह सही नहीं है। तो it's being superseded and elected judges. For example, judicial directive and environmental issues for specific polity matter has been criticized of overstepping the judicial bound। आप क्या कर रहे हो? संसदीय संप्रभुता को कमजोर कर रहे हो, उन पर अतिक्रमण कर रहे हो। संसदीय लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई, आपको तो सौंपी ही नहीं गई है, लेकिन आप निर्णय और निर्देश के माध्यम से कानून बनाना शुरू कर देते हो, कोई नीति बना देते हो,
जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार किया जा सकती है। ऐसी भावना होती है कि लोगों की इच्छा के विरुद्ध आप जा रहे हो, जो चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से रिफ्लेक्ट होती है कानून की। आप चुने हुए तो हो नहीं, आपको क्या पता है विल ऑफ द पीपल क्या है। आप पर्यावरणीय मुद्दों और विशिष्ट नीतियों में निर्देश दे देते हो, जिससे आलोचना न्यायपालिका की जाती है। यह सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। अलग अलग संस्था, अलग अलग भूमिकाएं हैं, है ना। जब वह विधायी और कार्यकारी में बात करती है तो क्या जाती है, यह रेखा धुंधली हो जाती है कि किसका काम क्या है। इससे संस्थागत भ्रष्टाचार होता है, स्पष्टता में कमी पैदा होती है, और कौन सी शाखा जवाबदेह है, इसे जांच और संचालन के संवैधानिक ढांचे को कमजोर किया जाता है। तो इरोजन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन, the Indian Constitution is founded on the principle of separation of powers, where the legislature, executive, and judiciary have distinct roles. When judiciary step into the legislative or the executive sphere, such as by laying down the guidelines of the appointment or issuing the ban on the certain activities, it blurs these lines. This can create institutional friction and lack of clarity regarding which branch is accountable for what particular decision, thereby weakening the constitutional framework of check and balance। तो चेक एंड बैलेंस को खराब करता है। कौन क्या काम करेगा, एक लिम्बोनेस क्या आ जाती है, उनके अंदर एक लिम्बोनेस आ जाती है। डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। Democratic legitimacy and accountability. Unlike the member of the parliament, judges are not elected by public। तो भाई वो चुने ही नहीं गए हैं। This raises a fundamental question of legitimacy. If the judicial decision on policy matters are not accountable to the electoral, they can be seen as running a counter to the principle of representative democracy। For instance, a court decision on matter like ban on liquor sale on highway, आ गया ना, while perhaps well or intentioned, can have a significant economic and social consequences without the democratic debate and accountability would accompany a legislative decision। तो भाई आपने सोचा ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं की। और हमेशा चर्चा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, हमेशा हर चीज पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा, संवाद डेमोक्रेसी की निशानी है। अब आपने तो बैंड कर दिया। हाँ, आपकी भावना सही थी कि लोग ना मरे, दारू पी के हाईवे पे चढ़ जाते हैं और फिर करते हैं, पर ये लोकतंत्र की वैधता और जवाबदेही को कम करता है। संसद के सदस्यों के विपरीत न्यायाधीशों का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता है। यह उनकी वैधता पर एक मौलिक प्रश्न उठता है। यदि नीतिगत मामलों पर न्यायिक निर्णय पर मतदाताओं के प्रति वह जवाबदेही नहीं है। प्रतिनिधि लोकतंत्र है, लेकिन वो निर्णय ऐसे देते हैं कि शराब की बिक्री राजमार्ग पर नहीं होगी। इरादे अच्छे हैं, लेकिन इससे आर्थिक और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं जो सरकार के अगेंस्ट जा सकते हैं। और वो क्या करते हैं, बिना बहस, और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जनता तो किसको देखेगी, अपने प्रतिनिधि को देखेगी। इससे न्यायिक अतिरेक को बढ़ावा मिलता है कि बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे तो अन्य शाखाएं अपना काम करना छोड़ देंगी, उसकी तरफ चली जाएंगी। वह अपने वैध कार्यों से पली जाएंगी और वह स्वयं के निर्णय नहीं ले पाएंगी। तो ना ही व्यक्ति, कई बार न्यायपालिका के विचार अपने व्यक्तिगत हो सकते हैं। वो ना तो लोगों के प्रतिनिधि हैं, ना ही उनकी सामूहिक इच्छा, ना ही उनके पास विशेषज्ञता है। इसीलिए उनको ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। तो रिस्क ऑफ जुडिशियल overreach, the distinct between the judicial activism and judicial overreach is critical. While the activism is proactive interpretation of the
Secure justice where other branches fail. Overreach is when the judiciary goes beyond the legitimate fiction and substitute its own judgment for what for that of legislature or executive. This can result in decisions based on personal view of the judges. ये आ जाता है, ओवर रीच हो जाता है, अदर ब्रांच फेल हो जाती हैं, पर्सनल व्यू आ जाता है कलेक्टिव विल की जगह, एक्सपर्ट ओपिनियन. कोर्ट्स में नॉट पोजेस नेसेसरी एक्सपर्टाइज ऑफ द सब्जेक्ट. अब काउंटर व्यू क्या है? नहीं भाई, जब गवर्नेंस कोई काम कर ही नहीं रही, पीआईएलए आती जा रही हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे, मार्जिनलाइज के नहीं, तो सरकार कानून बना ही नहीं रही है, सरकार अपने काम में फेल हो जा रही है, तो इसको कौन देखेगा? ये उन्हीं का मामला है. और कई बार ह्यूमन राइट्स में, पर्यावरण राइट्स में, दिल्ली में बैंड करने में, अभी जीडीपीआर गाइडलाइन लाने में, जो इन्वायरमेंट को लेके ग्रेडेड रिस्पॉन्स है, उसमें इनकी अति भूमिका रही है. इनका काम है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कि गार्ज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो हो, और वो नहीं हो रहा है, लेजिस्लेचर उसके एक्शन के अगेंस्ट जा रही है, आदर्शों के, तो करना पड़ेगा. द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी और केशवानंद भी. और वो चाहते हैं, कई बार उन्होंने दिखाया कि हम जस्टिस गोवा में उन्होंने माइंस को बैन किया, कर्नाटक में भी शायद बैन किया था, यमुना से रेती निकलती जा रही है नदियों से, वो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है. तो करना तो पड़ेगा ना, सोशल चेंज आ सके. तो इसने तो समाज का भला ही ज्यादा किया है, वरना मार्जिनाइज लोगों की आवाज कैसे उठेगी? ब्रॉडिंग द राइट टू लाइफ आर्टिकल इंक्लूड राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, एजुकेशन और हेल्थ. तो काम तो अच्छा किया है. आप ऐसे ही कह रहे हो कि ये अतिरेक है, अतिरेक नहीं है. तो इसमें शासन के शून्य को भरना, पीआईएल आती हैं, कार्यपालिका विधायिका अपना कार्य नहीं कर पाती. इन विफलताओं को पूरी करने के लिए लोग मौलिक अधिकार, जो हाशिए के लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना सुनिश्चित करना, इससे सक्षम होकर दिखाया है. संविधान की संरक्षण है. संविधान का संरचना का मतलब है मौलिक संरचना का भी पालन करना, मौलिक अधिकारों का भी पालन करना. और ऐसा कोई भी चीज जो विधायी कार्यवाही द्वारा या एग्जीक्यूटिव कार्यवाही संविधान का उल्लंघन करेगी या मूलभूत ढांचे का वो करेगी, तो फिर उसका तो एक्टिविज्म आएगा ही. न्याय और सामाजिक परिवर्तन को सुनिश्चित करना. गहरी और सामाजिक आर्थिक असमता वाले समाज में न्यायिक सक्रियता सकारात्मक परिवार का उत्प्रेरक रही है. इन मौलिक अधिकारों को दायरे का विस्तार किया है. अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के विस्तार के रूप में इसको देखा गया है, जिसमें स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है. हालांकि निष्कर्षतः जबकि न्यायिक सक्रियता व्यक्तियों की पारंपरिक पृथक्करण को चुनौती देकर संसदीय लोकतंत्र के साथ घर्षण पैदा करता है, सरकारी जांच एजेंसी न्याय में अंतिम उपाय सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है. तो भाई ये अपना काम नहीं करती, जांच टाइम पे नहीं करवा रही है, सीबीआई जांच नहीं होती, न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को, सामाजिक प्रगति नहीं हो पा रही, तो न्यायपालिका को इसमें रोक निभाना पड़ता है. लेकिन अतिरेक से बचना चाहिए. अपना ही काम करे, उनको डायरेक्शन दे दे, भाई प्लीज करो, प्लीज करो, प्लीज करो. असली लोकतंत्र वही होता है जहां पर तीनों स्तंभ अपने अपने डोमेन में प्रभावी रूप से कार्य कर सकें. So in conclusion, we can say while judicial activism can create friction with parliament democracy and challenging with the traditional separation of power, it is a vital mechanism to check on the government power, a last resort for justice, and a tool for social progress. The challenges lies in finding the right balance, where the judiciary remains the proactive guardian of the constitution without crossing the line of judicial rules, thus allowing all three pillars of democracy to function effectively and respect in their respective strength. अब नए मामले क्या हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है? इलेक्ट्रिकल बॉन्ड. खुद ही इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड को हटा दिया, बोला इसमें सूचना नहीं मिल पाती. तो कुछ ने कहा ये बढ़िया है, दूसरों ने कहा बढ़िया नहीं है, आइए आइए.
While lauded by many, it was seen as some of the judicial overreach because हाँ क्या, कहाँ जा रहा है? आज का हो गया काम। वाह। अपॉइंटमेंट तो बोला कि पैसों के मामले में भी आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। चुनावी बॉन्ड मामला, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना के तर्क रद्द कर दिया था कि यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। हालांकि कई लोगों ने इसकी सराहना की, लेकिन कुछ लोगों ने इसके न्यायिक अतिक्रमण माना, क्योंकि यह वित्तीय नीति का मुद्दा था। आप कैसे डिसीजन, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो आपने की, बोला जी न्यायपालिका में आप, प्रधानमंत्री रहेगा, विपक्ष का नेता रहेगा और हम रहेंगे। खुद ही सुना दिया फैसला कौन रहेगा। तो कुछ ने कहा हाँ ये बढ़िया है, पर दूसरों ने कहा खुद कानून बना रहे हैं। खैर मानी नहीं इनकी बात। क्या, बाद में सरकार ने जो कानून पारित किया उसको मुख्य न्यायाधीश को उससे बाहर कर दिया, जिसके कारण न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद हो गया। तो सेकंड इश्यू वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। द सुप्रीम कोर्ट ruled that the chief election commission and the election commissioner, क्या, the Supreme Court ruled that chief election commissioner and other election commissioners should be appointed by a committee including prime minister, leader of opposition and the chief justice of India। अपने आप को ही शामिल करा रहे थे। This was intended to ensure the independence of election commission, but it was viewed by some as the judiciary legislating as the constitution provide for the parliament to make law on this subject. The government subsequently passed the law that was excluded the CGI from the selection committee, creating a new point of contention between judiciary and executive. Tamil Nadu versus state government of India. The Supreme Court invoked its power under Article 142 as deemed certain bill passed that has been pending with governor, highlighting the court increasing power to address perceived executive inaction। तो भाई बोला गवर्नर अगर पास नहीं कर रहा है तो उनको पास माना जाएगा। बताइए, एग्जीक्यूटिव का जो काम है उसको खुद क्यों कर रहे हो? वो खुद अपनी दिक्कतों को दूर करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के पास लंबित कुछ विधेयकों को अस्वीकार कर दिया। यह उजागर हुआ कि न्यायालय न्यायपालिका कार्यपालिका के कथित निस्तेरता को दूर करने के लिए शक्ति के अधिकाधिक उपयोग कर रहा है। तो कंक्लूजन ये नहीं करना चाहिए भाई। ऐसा न्यायपालिका क्यों मानकर चलता है कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर में भले लोग नहीं हैं, या वो अपने दुख दर्दों को खुद दूर नहीं कर सकते? बताओ भाई। ये आरोप लगता है कि भाई तुम ही कौन सा, खुद तुम्हारे यहाँ भाई भतीजावाद है, खुद तुम्हारे यहाँ करप्शन है। तो ऐसे आरोप लगते हैं तो उनको ही करने दे, उनके कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। जहां जहां मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू ये है कि जहां मानवाधिकारों की बात आए, जहां सोशल चीज की बात आए, सोशल चेंज की बात आए, इन्वायरमेंट की बात आए, वहां तो थोड़ा बहुत सलाह दे। लेकिन जहाँ पॉलिटिकल मुद्दे हैं उसमें खुद कानून बनाने से बचे। बोले भाई आप लोग बेस्ट हैं, देख लीजिए आपको क्या करना है ना। लेकिन जहाँ लोगों के फंडामेंटल राइट्स की आए बात आए, वहां तो फिर जुडिशियल रीच हो, ओवर रीच हो, एक्टिविज्म हो, वो करना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई सभी को? बोलिए यस। यस सर।